सुमुरे राम धीरे से गागर उतार लियो, ओ जी कहीं लचक न जाए कमरिया। 36 साल पूरे हो गए हैं सर, 37वां वर्ष चल रहा है। आज तक मेरे कोई भी मंच पर अभद्र टिप्पणी न मेरे मुखार से निकली है, ना अगले मंच के मंच। ये अच्छी बात है कि आपकी लव मैरिज है और आप उसी से खुश हैं। समाज के आशीर्वाद से आज तक इन्होंने जो मेरे साथ किया है, मैं चाहता यही हूँ कि इस कलयुग में हर पत्नी अपने पति के साथ करे। आज हमारे साथ विरहा जगत के एक ऐसे महान शख्स हैं जिनके किसी भी प्रकार की परिचय की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक विरहा जगत है वहाँ तक आप फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं और लोगों के जुबान पर आपका नाम रहता है। 12/3/1968 में जन्मे, एक छोटे से गांव ढेमा भादर अमेठी में एक छोटे से गरीब परिवार में बाबूजी का जन्म हुआ और अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, अपने परिश्रम से आज विरहा जगत में एक मुकाम हासिल किया है। मैं आपको रूबरू कराऊंगा हमारे पिता तुल्य गुरुजी श्री राम मूरत निराला जी। मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम राम मूरत निराला, ग्राम शिवपुर, पोस्ट ढेमा, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम शुरुआत आपके बचपन से करते हैं। जी, जब आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद जो भी होते हैं क्रियाएं हुई, उसके बाद जब आप पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यालय जाने लगे, तो क्या उस टाइम आपके दिमाग में ये था कि हम विरहा में ही जाएंगे, विरहा ही गाएंगे या कुछ और करेंगे? जी, मेरी सोच बहुत लड़कपन से ही, जब मैं कक्षा 5 का छात्र था तब कॉलेज में मेरे पढ़ाने वाले गुरुजी श्री राम खिलावन कनौजिया, प्रधान अध्यापक, जब कभी भी कॉलेज में डिप्टी साहब का दौरा लगता था तो मुझसे क्लास में ही गवाया जाता था। मैं और मेरे समकक्ष हैं। उस टाइम किस क्लास के स्टूडेंट थे आप? मैं कक्षा 5 का था। मतलब कि कक्षा 5 से ही आप गायन के क्षेत्र में आ गए? जी 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 जी, गाना मेरी रुचि कक्षा 5 से ही हुई थी। मुझसे गाना गवाया जाता था। तो डिप्टी साहब के सामने हम 2 कलाकार खड़े होते थे, एक राम लखन यादव और मैं राम मूरत निराला। अच्छा, उस टाइम कौन सा गीत गुरुजी को, डिप्टी साहब को सुनाते थे? अब मेरे गुरुजी को बहुत सुंदर गीतें लगती थी। मैं ये किस जन्म के रूप में गाता था, अवधि भी रहा था वो। जी जी। और एक ऐसी पुस्तक में छपी हुई गीत थी, सितम कर रहा था वो बागे सनीमा, टिकट घर में दुनिया लुटी। एक लाइन में जाऊंगा, उसको थोड़ा गुनगुना के गा के सुनाए। सितम कर रहा है ए बागे सनीमा, सितम कर रहा है ए बागे सनीमा, टिकट घर में दुनिया लुटी जा रही है, हटे जा रहे हैं कमीज और पजामे, किसी की दुपा के कटी जा रही है। तो जैसे कि आप अपना शिक्षा का कार्य पूरा कर लिया, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई जी, आप अब पढ़ाई करके अब घर पे आ गए। यही अब हर आदमी के दिमाग में रहता है कि अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हमको आगे जीवन में, भविष्य में ये करना है, इस क्षेत्र में जाना है। जी, तो उस समय आपके दिमाग में क्या आया कि अब हमको किस क्षेत्र में, विरहा के क्षेत्र में जाया जाए या और कुछ किया जाए? तो मुझसे बड़े जो मेरे भाई हैं, जिनका नाम श्री राम खिलावन है जी, अब वो इस समय थाने के चौकीदार है। अच्छा। वो मुझसे पहले वो बिरहा गाते थे। तो थोड़ा सा हम उन्हें देखकर मेरे मन में आया। मैंने पहले विरोध उनका बहुत किया कि मत ऐसा करो, लेकिन कुछ भाग्य में ऐसा था ही मेरे कि मुझे वही करना पड़ा
जो कर रहे थे, तो हमने अपने गांव और घर को छोड़कर जी मैं सीधा प्रतापगढ़, जोगापुर, भंगवा की चुंगी पर जी। लगभग 3 से 7 वर्ष तक बिताया, इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र। मतलब ये कह सकते हैं कि शुरू में आपकी बिरहा की तरफ रुचि नहीं थी। जी नहीं थी। जब मेरे भाई साहब गाते थे तो मैं विरोध करता था, लेकिन बाद में ऐसी स्थितियां बनी कि हमारा दिमाग सीधा बिरहा में ही घुसा। अपने घर और गांव को छोड़कर मैं प्रतापगढ़ में, जोगापुर, भंगवा चुंगी पर आते और जाते रहे। अच्छा, वहाँ पे किसके लिए जाते थे? मतलब मेरे बड़े भाई की ससुराल थी, मेरे भैया के साला वो लहरी लाल जी से जुड़े थे। अच्छा, उनके शिष्य थे। उनके शिष्य थे जी। और उन्होंने मुझे बुलाया और सड़क के किनारे मंच लगवाए, बड़ा बढ़िया मंच, जिसमें मेरे पूज्य गुरु जनाब हैदर अली जुगनू के रिश्ते में जीजा माननीय प्रधान उस समय के शेर मोहम्मद प्रधान, उनको आमंत्रित किया और मेरा प्रोग्राम वहां कराया। तब गुरु जी के कैसेट के गीत से हमें कुछ गाने ऐसे थे जो मैं शुरू कर रहा था। अच्छा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप जनाब हैदर अली जुगनू जी के अखाड़े से गायन करते हैं, जी। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं उन्हीं के अखाड़े से शुरुआत करूँ? क्योंकि बहुत सारे अखाड़े हैं, बहुत सारे गायक हैं, जी। कई प्रकार के सब हैं, जी। तो उन्हीं के अखाड़े से गाने का क्या दिमाग में आपके क्या ऐसा आया? हाँ जी, इसलिए आया कि हमारे भैया के साले साहब श्री राम वर्मा जी थे, वो बोले कि अगर आप कैसेट की ही गीत गा रहे हैं तो आप डायरेक्ट हैदर मामा से ही गीत लीजिए। अच्छा, शुरू से आप उन्हीं के गीत गाया करते थे? शुरू से उन्हीं के गीत आपको ज्यादा अच्छे लगते? शुरू से जी। तो उस समय जो इनकी कैसेट चलती थी, तो बहुत ज्यादा कैसेट तब नहीं निकली थी, एक कहानी टाइप गाते थे, तो उसी को देखकर हम भावुक हुए इस अखाड़े से। वो किस वर्ष में? सन 1988 में हमने सुना। अच्छा, गुरुजी से मुलाकात कब हुई? हाँ, गुरुजी से मुलाकात लास्ट 88 में जी। अवध बाल विद्या मंदिर, जोगापुर, प्रतापगढ़ जी। में मेरी फर्स्ट मुलाकात उनसे हुई। अब तो काफी चेंजेस, काफी बदलाव हो चुके हैं। लोगों को कहीं भी जाना होता है, कहीं मिलना होता है, लोग फोन कर देते हैं, गुरुजी आप कहाँ हैं, हमको आपसे मिलना है। गुरुजी बता देते हैं मैं यहाँ हूँ, फला दिन को यहाँ रहूंगा, मुलाकात हो जाएगी, आ जाना। लोग साधन से, बाइक से, कार से अपना चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम तो हमने जहाँ तक ये ज्ञात है कि उस टाइम साधन की भी इतना उपलब्धता नहीं थी, और लोगों के पास पर्सनल साधन भी, बाइक हो गया, कार हो गई, ये भी नहीं हुआ करती थी। तो ज्यादातर लोग साइकिल से ही सफर करते थे। जी। तो आपको कैसे ये मालूम होता था कि आज गुरुजी से वहां मुलाकात होगी या गुरुजी को वहां जाना है? कैसे मिलेंगे, कैसे मिलते थे, ये थोड़ा बताएं। जी, तो दरअसल ऐसा है भैया, जो ये राजीव गांधी की ग्राम सभा वाइज पर है, वायरलेस की फोन नहीं लगी थी जी जी, कि यही पीएनटी लाइन से कभी कभार जब हम प्रतापगढ़ फोन करें तो पता लगे कि गुरुजी कल नहीं परसों आएंगे, क्योंकि प्रधान चचा यहाँ आते जाते थे, उनका बहन का रिश्ता है। अच्छा, उनके बुबू की लड़की थी। तो वहां जब वो कह दें कि कल अगर गुरुजी आ रहे हैं, तो अगर हमें गुरुजी के दर्शन की सनक लग जाती थी तो मैं शाम 6 बजे अपने घर से साइकिल उठाकर जोगापुर पहुंच जाता था। और जब वहां मेरी मुलाकात होती थी तो तब तक मैं वहां रहता था जब तक गुरुजी वहां रहते थे। मतलब कि गुरु और शिष्य को अगर मिलना है तो उनके लिए शिष्य को इंतजार करना पड़ेगा। जी, जाना पड़ेगा, मैं करता भी था, समय भी देना पड़ेगा। जी, 1 दिन 2 दिन, जी, जब भी गुरुजी आएंगे तभी मुलाकात हो पाएगी। जी। अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। लोग, गुरुजी कहाँ, बस रास्ते से गुजरने वाले हैं, 10 मिनट रुक जाइए। भाई अब क्या बात है, अब तो भाई जो भी वो करे लोग, हम लोगों को लेकिन ये नसीब नहीं था। बहुत ही परिश्रम के साथ गुरुजी को पाता था। और भाई चूंकि गुरु बड़े थे, बहुत ज्यादा लाइक भी उस समय नहीं करते थे। एक आध शब्द पूछ ले तो पूछ ले, नहीं बैठे रहो तुम्हारी गर्ज।
हम लोगों की गर्ज थी, घेर कर बैठे रहते थे। अच्छा, एक चीज इस टाइम सबसे ज्यादा प्रयागराज में एक आदमी का ये है कि हम हमारे गुरु हैदर अली जी हैं। हमारे गुरु हैदर, चाहे वो देखे ना हो, जी अभी उनकी 2 साल 4 साल से उनकी बिरहा की शुरुआत हुई हो, जी लेकिन वो हमारे गुरु हैदर अली जी होते हैं। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हैदर अली गुरु जी के मुख्य कितने शिष्य थे जो जिनको उन्हीं से ज्ञान प्राप्त हुआ है? जी। तो डायरेक्ट आपने सही कहा भैया, डायरेक्ट अगर कोई देखा जाए तो मेरे जमाने से, जैसे हमने देखा कि सबसे पहले शिष्य आदरणीय बड़े भाई श्री मोहनलाल मौर्य जी, आदरणीय भाई श्री ज्ञानचंद यादव जी, प्रिय भाई स्वर्गीय हफीज चंचल जी, आदरणीय बड़े भाई श्री ओम प्रकाश मुंशी जी, साथ ही भाई पंकज भारती हो गए। मेरी समझ से मतलब जिन्हें जिन्हें मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, कुल मिला के ये माने कि 8-10 लोग ही गुरु जी के परम शिष्य थे। जी, लेकिन सबसे प्रथम शिष्य उनके श्री मोहनलाल मौर्य, आज भी जीवित हैं, बेचारे बुजुर्ग हैं, ज्ञानचंद भैया हैं। ये लोग डायरेक्ट भाई मेहदी हसन, ओम प्रकाश, हफीज चंचल, पंकज भारती, राम मूरत निराला, ये सब गुरुदक्षिणा देकर गुरु जी को डायरेक्ट उनके शिष्य हैं, कैसेट के शिष्य नहीं। अब ये कोई कह दे कि मैं गुरु जी का शिष्य हूँ, अब तो सब लोग भाई कहे भाई, वो अलग की बात है, लेकिन गुरु जी ने कभी लोगों को अपने मुखार से शिष्य नहीं कहा। 80% जितने अभी कलाकार हैं आपके अखाड़े से, वो यही कहते हैं कि मैं गुरु जी का शिष्य हूँ। हाँ भाई, कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट ये हमारा सवाल है। इस टाइम एक चीज और बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में है जी, कलाकार अपने नाम के आगे सम्राट लगवाते हैं जी। सम्राट विशेष रूप से किसे कहा जाए? सम्राट क्या किसी ऐसे जो चाहे वो लगा सकता है, या किसी सम्राट को सरकार द्वारा उपाधि प्राप्त होगी तब उसको सम्राट कहा जाए, या कई कलाकारों के इकट्ठा होकर एक व्यक्ति को सम्राट चुन दिया जाए, ऐसे कहा जाए? किसे कहा जाए? तो जी जी, आपने बहुत अच्छा, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि समाज और वरिष्ठ गायन लोग जिसे चयनित कर देते हैं, मेरे अखाड़े का ये मतलब है, उसी को पगिया दी जाती थी और उसी को शिष्य चुनने का अधिकार दिया जाता था। स्वर्गीय दद्दा राम आधार जी को शिष्य चुनने का अधिकार मिला, तो स्वर्गीय दादा राजा राम पाल को पगिया मिली अखाड़े की। जहां तक अखाड़े की बात है, अब रही बात सम्राट की, तो सम्राट तो वैसे भी मैं सम्राट का पहली बार मैं ही हकदार नहीं हूं, और लोगों की ये जबरदस्ती है। अब किसी की कैसे बीत जा रही, जोर जबरदस्ती करके बिरहा सम्राट लिखवा ले। मैं देखता हूँ अक्सर, अब तो सोशल मीडिया का जमाना तरीका गलत है। सोशल मीडिया का जमाना है, जितने भी लोगों के गीत आते हैं अक्सर लोग अपने नाम के आगे बिरहा सम्राट, बिरहा सम्राट, बिरहा सम्राट। तो हम दिमाग में हमारी ये बात हमेशा से चलती रहती है कि सम्राट हम किसी विशेष व्यक्ति को कहें या हर व्यक्ति को सम्राट कह सकते हैं? जी, सम्राट उसी को कहा जा सकता है जो लोकप्रिय सब में हो, जिससे लोग मिलकर सम्मान करते हो। जरूरी नहीं कि सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त मिले। समाज और बिरहा जगत व्यक्ति विशेष को ही सम्राट का दर्जा दिया। अब तो देखते हैं बिरहा जगत में उस व्यक्ति का नाम ही नहीं रहेगा जो 4 गांव के लोग भी नहीं जानते हैं। जी जी, लेकिन वो अपने नाम के आगे सम्राट लगवा देते हैं। अब भाई दरअसल बताए क्या कि पहले और आज में बड़ा अंतर हो गया है। लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ही हूँ, वो बात कहाँ रह गई। अच्छा चलिए, अब ये बात हो गई, अब कुछ ऐसी बातें बताइए जैसे कि कभी आपका गुरु जी के मंच पे आपका अपोजिट मंच कभी मिला है? जैसे कोई कार्यक्रम लगा हो, एक तरफ गुरु जी हो और एक तरफ आप खुद मंच पे हो। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं? जी जी नहीं। ये फिलहाल मंच पर मैं रहा हूँ, बैठा हूँ, गुरु जी का प्रोग्राम चल रहा था। नहीं, मुकाबला का प्रोग्राम? जी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठा नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए लोगों। ये बहुत सुंदर है, क्योंकि गुरु के सामने शिष्य को खड़े होना नहीं चाहिए, उनका जवाब नहीं देना। हाँ, उन्होंने ये कहा बैठकर पीछे कि बेटा तुम अभी और गाओ, गाओ राम मूरत गाओ, मैं हट जाता हूँ। मतलब यह 8 फरवरी
हाँ, 10 फरवरी 2008 को। जी। अच्छा, जब गुरुजी जीवित थे जी तो आप उनके प्रयागराज मिझूरा निवास में तो जाते ही रहे होंगे, जी। तो उनसे जब मुलाकात होती थी तो क्या भाव आता था? अब भाव तो यही है कि बेटा खा लो। उनकी बहन थी बेचारा, बहुत प्यार से बढ़िया रोटी दाल चावल शुद्ध ला के घी लगा लगान, मतलब चौचक खिलाएं बैठ कर, वो कहाँ जबरदस्ती रोटी भी दे कि दोपहरिया में साइकिल चला के पहुंचे हो, खा लो आराम कर लो, गुरुजी आपके प्रोग्राम करके लौटे हैं, बैठे उठ के हल्का बतलाई कि थोड़े बाद लेट जाए, फिर उठे मुंह हाथ धोई के। जब मैं पहुंचा था तो उस समय उनका काटन मिल महुआ में कार्यक्रम था उसे दिन। बोले राम मुहूर्त अगर रुकना हो तो चलिए, और नहीं तो बेटा हमारी समय हो गई है। और वही अपना गाना वाले का कोई रफली दे दे, ले जाओ। गुरु जी का कोई एक ऐसा गीत हमको सुनाइए, हमारे सभी श्रोता और दर्शक भी सुनना चाहेंगे, जो खूब फेमस रहा हो, खूब प्रसिद्ध रहा हो और आप भी उसको खूब गाते हैं। उनकी कोई भी लाइनें ऐसा नहीं थी भैया कि जो उनकी लाइनें फेमस न हुई। और जहां तक वो किसी शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे, और जैसे हमारी वो स्वर परीक्षा ली, और मेरा 2-3 मेरा 3 रिहर्सल करवाए अवताल विद्या मंदिर जोगापुर में। जब आते थे उनका जब मूड बन जाए कि नहीं राम मुहूर्त आया है तो आज इसकी रिहर्सल करवाऊंगा, तो लगभग मेरे साजिंदे भी उधर से ही थे ज्यादातर, तो उनको आ जाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसी कॉलेज में वो मेरी परीक्षा ले रहे थे, तो बोले कि आप इसी लाइन को गाइए, अब तुम्हारी पार्टी की मैं परीक्षा ले रहा हूँ कि क्या गाओगे कैसे गाओगे। तो तरीका से अपने कुछ न कुछ लाइनें गुनगुना के मन में बताएं कि आप इसको गाइए ऐसा, तो हमसे गवाते थे। जरा एक बार सुनाइए जरा हमारे दर्शकों को भी। सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, ओ जी कहीं लचक न जाए कमरिया। सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, ओ जी कहीं लचक न जाए कमरिया। श्याम सलोन मोरा बाला सजो बना, ताको न मारो नजरिया। सुमुरे राम धीरे से गागर उतार लियो, ओ जी कहीं लचक न जाए कमरिया। ऐसे गानों के लिए रिहर्सल लेते थे, साज इनका कहाँ रुकेगा, तमाम बड़ी कठिनाई भरी। अब तो और एक बार तो ढोलक अपने आप मेरे ढोलक मास्टर से ले लिए स्कूल में कि ऐसा बजो, बजा के भी गुरु जी बताते, मतलब एक बार उन्होंने ऐसा भी बताया कि ना 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 कैसे तुम्हारी टाँकी यहाँ लगी, गलत तरीके लगी, शब्द उसके क्या है, तुम्हारी टाँकी कहाँ लगी। वो बहुत बारीक चीज पकड़ते थे, हारमोनियम का ज्ञान उनको बड़ा सुंदर। अब तो गुरु इतना शिष्य को बताएंगे ही नहीं, सिर्फ बस हो गया, गुरु मान लिए, अपना बेटा सुन के तुम गाते रहो गाते रहो। कोई गुरु इतना शिष्य का ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल अब अगला सवाल आपसे होगा हमारा, आप बहुत सारे मंच किए होंगे बिरहा का, और बहुत सारे कलाकारों से आपकी मुलाकात भी हुई होगी जी, नए पुराने छोटे बड़े सम्राट जी, जितने भी कलाकार हैं सभी लोगों के साथ आपने मंच किया होगा। जी जी। उसका अनुभव क्या रहा? मेरी तरफ से सर अनुभव बड़े ही सुंदर थे। आज तक हमें किसी भी कलाकार द्वारा अपमानित शब्द प्रयोग नहीं किया गया। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहते हैं फला कलाकार से झगड़ा, फला कलाकार मंच पे ही उनको ऐसा कह दिया, किसी का नाम विशेष नहीं लेंगे, लेकिन ऐसी बातें आती रहती हैं सामने। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ मंच पे, कभी किसी से बात विवाद हुआ? 36 साल पूरे हो गए हैं सर, 37वां वर्ष चल रहा है, आज तक मेरे कोई भी मंच पर अभद्र टिप्पणी न मेरे मुखार से निकली है ना अगले मंच के माध्यम से। चाहे वो गायिका रही होगी, चाहे वो गायन रहा होगा, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ कलाकार मुझसे रहा होगा,
लेकिन सुबह वो मेरे कंधे पर हाथ जरूर फेरा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप स्वच्छ गायकी कर रहे हैं, जी सही सही गायकी कर रहे हैं, सिर्फ गायकी से ही मतलब रहे, जी मंच पे और किसी भी विशेष शब्द का उपयोग नहीं कर जी रहे हैं, जी तो अगले कलाकार की हिम्मत नहीं होगी, आपको अपशब्द बोल देगा। जी लोग कहते हैं कि आजकल भला कलाकार बहुत मन बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बोलने लगा है, मंच पे ऐसे ऐसे बोल देता है, जी लेकिन कहीं ना कहीं अगले की भी कमी रहती होगी, तभी जी कोई जी बोलता होगा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जैसे आप कह रहे हैं कि जी 36 वर्ष हो गए हैं जी गायन करते हुए, जी मंचन करते हुए, और किसी भी कलाकार से आपका किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ, जी कभी नहीं। तो ये सरलता ही है। अगर आपके अंदर सरलता है तो अगला आदमी भी आपके साथ सरलता से ही जी पेश आएगा। जी इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। यदि आप अपने आप को जब हार महसूस करके गाएंगे तो आप हार सकते ही नहीं। सदैव आपको सम्मान मिलेगा, आप सम्मान किसी को देंगे सम्मान पाएंगे। तो मेरा मंच कभी भी अपमानित किसी कलाकार द्वारा नहीं किया गया, जहां भी रहा होगा। मतलब बड़े सुंदर तरीके से समय भी पास हुई है, जनता भी मनोरंजन लिया है। कभी जनता ये नहीं कहा कि कलाकार ठीक हो। एक चीज और पूछेंगे आपसे, जी पुराने जमाने की जब आप विधा की शुरुआत की, जी तब से लेकर और आज के जमाने में जी दोनों समय में विरहा में क्या अंतर हो गया है? हाँ सर, अंतर तो बहुत हो गए हैं। पहले की गायकी में हमें ये सबक मिला है, सिखाया गया, ये दीक्षा के रूप में दी गई कि आपके गर्दन भी नहीं हिलने चाहिए, और आपकी निगाहें जो है जनता पर हो, जनता की निगाहें आप पर हो। आप जनता के दिल दिमाग में घुस कर गाइए, और मंच पर ऐसा शब्द मत प्रयोग करो कि जिससे आपकी सगी बेटी भी प्रोग्राम में आपके शामिल हो सकती है। आप जनता को, विरहा एक ऐसी विधा है कि वो समाज की संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, आज विरहा ही एक ऐसी दुनिया बची है। लेकिन अब आज, ये पहले की बात, लेकिन आज का विरहा आज तो समाज को दूषित कर रहा है। मैं कलाकार हूँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरा पिता, मेरा भाई समाज में बैठकर वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी गीता ऐसी निकल रही है कि हमारी बेटी शर्मिंदगी करेगी कि पापा मेरे ऐसे बोलते हैं। जिसको ये डर होगी, आज भी विरहा एक अच्छी विधा है। आज ऐसे कुछ कलाकार हैं भैया। आज देखते हैं हम इस समय में 80% बिरहा के ऐसे कलाकार हैं जी जो अपने कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा लोकगीतों का प्रयोग करते हैं, जी और ऐसे ऐसे लोकगीत कि जो भोजपुरी के गंदे गाने होते हैं जी उसको लोग यूज करते हैं और उसी गाने पे डांस करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। जी पैसा कमाने का तरीका उनका। तो क्या ये बिरहा को पतन की ओर ले जा रहा है या आगे की तरफ ले जा रहा है? संपूर्ण रूप से विरहा के पतन के रूप में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बाकी विरहा विधा जो है, मैंने कहा, समाज को जागरूक करने का एक अच्छा तरीका केवल विरहा है। मैं इसको मंच पर भी करता हूँ और कहता भी हूँ वैसे भी कि समाज, विरहा समाज को जागरूक करने का दायित्व रखता है। लेकिन अब भाई कुछ कलाकार जो युवा हैं, अब उनको यही लग रहा है कि मैं जितना ही चित्रहार गाऊंगा, जितना ही गंदा शब्द प्रयोग करूंगा, उतना ही मुझे पैसा मिलेगा। उसके लिए कलाकार दोषी या पब्लिक दोषी है? हाँ जी, आप सही कहते हैं। इसके लिए मैं अपने कलाकार भाई को ही दोषी मानूंगा, इसलिए कि यदि आप मंच से ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तो जनता उसकी आदी नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जनता जो कहेगी कलाकार वही करेगा, तब इस विषय पे क्या करेंगे? हाँ, लेकिन जनता जैसे जैसे जनता कहती है कि मैं जो कहूँ आप वही करो, चलो भैया ठीक है, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन एक दायरे में करूंगा, क्योंकि आपकी बेटी मेरी बेटी, आपकी बहन मेरी बहन, आपकी माँ मेरी माँ, आपका पिता मेरा पिता। मैं पिता, माता, बेटी, बहनों के सामने ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करूंगा जो आप चाह रहे हैं। जरा मेरे पास ये लाइन है, ये दादाजी गाते थे, पर्दे में जो है उसे गाए वो। लेकिन ये है, आज जो पुरानी गीतें हैं जो दादा लोग गा के चले गए, अगर उन गीतों को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, गायक अपने मुखारबिन से गाते हैं, तो
अधिकतर लोगों को वो गीतें पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्या सोच के नई गीतों का ही प्रयोग करते हैं। मतलब वो यही सोचकर प्रयोग करते हैं कि मुझे इनाम ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। युवा पीढ़ी जो है थोड़ा सा ऐसा ही है कि भोजपुरी शैली में ज्यादा वो नंगी शब्द, नंगे वस्त्र, नंगी बातें, नंगे तर्जे, यही सब थोड़ा सा 5-10% लोग सुनने वाले हैं। और जो रहते हैं उसमें अच्छे श्रोता, वो हकीकत है, कोई पुरानी बात ही सुनते हैं। और हमने ये भी देखा है कार्यक्रम में ज्यादातर बस लोग जो उपस्थित रहते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लोकगीत सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं। जी, लोकगीत कलाकार बंद कर देते हैं, बिरहा की शुरुआत कर देते हैं, जी, तो सिर्फ 20% जनता बचती है, जी, वो भी हमारे बुजुर्ग लोग, जी, जो दादा काका लोग हैं, जी, और सभी लोग लगभग चले ही जाते हैं। हाँ जी। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बिरहा को सुनने वाले अब लोग कम हो गए हैं। तो बिरहा जब दूषित कर दिया गया तो भाई बिरहा सुनने वाले लोग कम तो रहेंगे ही, चूंकि हम प्रोग्राम बंद करके आते समय उसमें से हमें 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भैया आपकी जो बात है बड़ी सुंदर है, आपकी गीत जो है बड़ी सुंदर है, आवाज बड़ी सुंदर है। ये लोग तो हकीकत है केवल मजा लेने के लिए बोल देती हैं। तो हम उनको उत्तर देते हैं कि बेचारी करे न तो इनको कौन पूछेगा। माफ करिएगा भाई, समझ रहे हैं। अगर ऐसा ना करें तो इनको कौन पूछने वाला है। तो मुस्करा के युवा लोग भी चले जाते हैं। आज चूंकि युवा भी मेरे पास जब फोन करते हैं तो कहते हैं कि चाचा जी या गुरु जी आपकी लाइनें जो है कितनी सुंदर हैं, और मेरी जिद थी कि मेरी शादी तब होगी जब निराला अंकल जी स्टेज को खाली होंगे। अब ये कार्यक्रम बहुत जल्दी में हमको लिखाया गया। बोले आप किस डेट पर खाली? अरे हम कहे मैं पूरे डेट पर खाली हूँ भैया। कहे हमको दूसरा कलाकार नहीं चाहिए, मैं चैनल पर आपका ही विरहा सुनता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सोच देखा जाए तो अभी तो कलाकारों पर ही निर्भर है। यदि अगर वो गंदा शब्द का प्रयोग न करे भाई, 2-4 हजार रुपए इनाम कम मिलेंगे आपको। आप 2-4 जगह आदत तो डालिए। देख लीजिए, आप सुमित्रा नंदनी देख लीजिए, है लेडीज कलाकार, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। मैंने सुना भी है कि अब गंदा शब्द का प्रयोग नहीं करते लगे। बहुत साफ सुथरी गाय जो समाज में अच्छा शब्द हो, जिससे मेरी बेटी शर्मिंदा न हो, ऐसा करें तो ठीक है। मेरा भी सुझाव है इन लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कोई एक पारंपरिक गीत जो पुराने जमाने की हो और जो लोगों को अच्छा लगे, एक उसको सुनाएं आप। माँ और बहनें, कभी कभी दुख भरी बात अपने आप से, मतलब कोई बेटी अपने ससुराल में है, कजरी का पर्व नजदीक था, तो बड़ी बूढ़े जमाने, मतलब पुराने जमाने में बूढ़ी माई वही के जमाने की गीत है। तो वो बेचारी अपने मायके आने के लिए खत लिख रही। मोबाइल वोबाइल कोई जमाना नहीं था। बड़ी वियोगी विरह, जिसे विरहा कहा जाता है, इसमें टोटल दुख की ही बात थी। मैंने कई महिलाओं के मुंह से सुना इसको। मैंने कहा गीतें बड़ी सुंदर है, माटी के गीतें कही जाती है। वो गा रही थी, मैं सुन रहा था। माई तालावा माँ बोलाई ताला मोरा के सावना दुई रे दीना। अब आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी चल रही है, जो नए नए कलाकार, नए नए आर्टिस्ट जो इस टाइम नए नए कलाकार आ रहे हैं जी, ये लोग बिरहा को कहाँ तक ले जाएंगे? ऊंचाई पे ले जाएंगे या पतन की ओर ले जाएंगे? देखिए इसको हमसे सीनियर जो कलाकार थे, चाहे दादा राम कैलाश जी हो, चाहे पूज्य गुरु हैदर जी रहे हो, चाहे स्वर्गीय दादा राम आधार जी रहे हो, वो लोग अपने मुखार बिंदु से पहले ही हमारी भविष्यवाणी बोल के चले गए। अच्छा, कि बेटवा ठीक बा, जब तक मुरली वाले गवावे तब तक गाया, और नहीं तो ये सब जो निकलत हाँ तो कहावत कह के गा दुनिया छोड़ कर। लोगों सही कहे, गाते भी थे कि चश्मा राह देखा पकड़ के दोनों कनवा पंधारी कैसे गौबे गनवा। गद्दा पंधारी जी कहत रही बतिया। तो हकीकत है, आज चश्मा जो है सामने आ गया भविष्य में। तो इसी जो लोग कहे कि जब कांकर के अंत हो लागत तो हम टेढ़ बतिये निकले लागत, तो तमाम उन लोगों ने कहा कि फिर
आईडी बहड़ी बिरहा का बर्बाद करने वाले के वजह पैदा होता है। अब ये कहाँ ले जाएंगे भैया? ज्यादा से ज्यादा आप देख तो लिए टॉप गायकों में आदरणीय बड़े भाई श्री विजयलाल यादव जी को लोग एक आशा, एक उम्मीद, एक बहुत अच्छी पीढ़ी माना जाता रहा, लेकिन ले जाके उन्होंने भी अंत कर दिया, भोजपुरी में समाहित हो गए। तो अब ऐसे ऐसे बात है भैया, कोई खेसारी लाल के पास घुस जाएगा जाके और कोई विजय लाल के पास घुस जाएगा जाके। और बिरहा का अंत, बिरहा का तो स्तर ही बता दिए कि बस बिरहा यहीं तक जा पाएगा। दत्ता रामधारी चंबल घाटी में भी बिरहा गए, बताओ कि बेटवा चाँद छाप बोरा में, बोरिया में हमारा रुपया भर के आवत रहे। वो जमाना रहा उनका। अब सोच ला कि पहले पैसा था कि आज पैसा। अब तो जेब ही नहीं भरता, जेब ना भरती है ना, मांगना पड़ रहा है भैया कि भैया पार्टी खर्चवे न हुई हमारा। अच्छा, एक चीज हमने और देखा है, जो इस टाइम मूवी बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। घर मालिक या कोई भी व्यक्ति आपका कार्यक्रम बुक किया जी, और कोई दूसरा कलाकार आपके लोकल का, आपके क्षेत्र का, उसको ये पता चल गया कि फला आदमी के यहाँ ये कलाकार इतने तारीख को बुक हैं, तो वो आदमी उस व्यक्ति के यहाँ जाएगा। कलाकार जी 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 खुद जाते हैं। जी जी, पहले कलाकार के यहाँ लोग आते थे कार्यक्रम दिखाने, अब कलाकार खुद ही जाते हैं। जी जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं हैं। हाँ जी जी, वो जाते हैं वहां पे और ये कहते हैं कि भैया कहाँ उनका कल है यहाँ के कहाँ बड़े इतना पैसा दे था, तो हमें इतना ही चाहिए, हम उतने में चला हुआ है। जी तो इस विषय पे क्या कहेंगे? जी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हल्कापन है, हल्कापन है। जैसे आप मानकर चलिए कि जैसे उनको ये उम्मीद है कि हमको कोई पूछेगा ही नहीं, लाओ हम अपने आप से ही ऐसा अपना एडवर्टाइज करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए लाओ हम मांग कर ही बिरहा गए, वो अपना एक शैली बना ली। लेकिन ये उचित नहीं। अच्छा, एक कलाकार के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं है। समाज में तुम्हारी क्या गणना होगी, क्या अस्तित्व तो रहेगा जब आप उसके दरवाजे स्वयं जाकर कहोगे आपने फला को किया है, उनको हटाओ। मैंने अपने 36-37 साल की गायकी में कभी आज तक सर मैं कभी ऐसा किया ही नहीं हूं। कोई कितना भी कमजोर कलाकार हो या वरिष्ठ कलाकार हो, यदि उसका प्रोग्राम बुक है तो मैं इनकार कर दूंगा, तब तक इनकार करूंगा जब तक वो कलाकार आपको इनकार नहीं कर देगा। और ऐसा हुआ है, मेरे भी साथ हुआ है कि हमारी अलग कलाकार से जब रहेगी तो क्या करे यार उनको क्या किया हो, ठीक है यार दोनों जेंट्स हो जाएंगे, एक लेडीज हम ला लेते हैं, चलो भैया ठीक है। वो 500 रुपये बयाना भी दिया था, उसके बाद भी कहा हमको बयाना मत दीजिए, लेकिन भैया लेडीज कलाकार हम कर लिए। हम कहा भैया कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। अब हम आपके तो ऐसा हुआ है कुछ अब आपके पर्सनल सवाल हम पूछेंगे आपसे जी, आपके लाइफ के विषय में, आपके जीवन के विषय में। जहाँ तक हमें ये पता है कि आपने अपना विवाह लव मैरिज किया है जी, तो लगभग हमारे हिसाब से 30-35 वर्ष को विवाह के हो ही गए होंगे। अभी नहीं सर, अभी नहीं हुए। लगभग 29 होगा या 30 होगा, मतलब मार्च 95। चलिए मान चलते हैं कि 25-30 के बीच में आपका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हाँ कोई 25-30 वर्ष। हाँ जी जी। तो 25-30 वर्ष पहले जो इस टाइम ट्रेंड चल रहा था उस टाइम नहीं था लव मैरिज ज्यादा तो अब हो रही है। हाँ जी जी, सही है सही है, नहीं पहले भी होता था लेकिन उस टाइम आप कैसे कर लीजिए? हाँ होता था, ये गायकी जो है। अच्छा, गायकी से ही सब। जी 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 हुआ, क्लियर। चलिए फिलहाल जीवन तो आपका ठीक ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अब प्रभु की कृपा से जो कुछ भी है, जो भी है तो करना ही है। जीवन संगिनी है, उन्होंने अपना रोल भी मेरे साथ जो किया है वो तारीफ के काबिल है। मेरे दुख और मेरे सुख में मेरी माँ जैसे सहभागिता निभाई है, उससे आज तक मैं अपने पत्नी के प्रति कहने लायक नहीं हूँ कि उसकी बुराई जरा कर दूं। ज्यादातर मैं क्रोध में भी बोलता हूँ, फिर भी वो एक चुप सौ चुप हो जाती हैं, अपना पैर पटक कर चली जाती है। इतने में मैं जान लेता हूँ कि मुझसे दुखी हो गई है। 2 घंटे 3 घंटे बाद सारी बात नॉर्मल। ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो लव मैरिज वाले विवाह होते हैं उसमें बहुत
लड़ाई झगड़े हाँ जी जी, मारपीट होते रहते हैं, ऐसा होने लगा। मतलब कि अनसक्सेस उसको माना जाता जी है। जी जी और जो अरेंज मैरिज होती है वो सक्सेस माना जाता है। जी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपकी लव मैरिज है और आप उसी से खुश हैं। समाज के आशीर्वाद से आज तक इन्होंने जो मेरे साथ किया है, मैं चाहता यही हूँ कि इस कलयुग में हर पत्नी अपने पति के साथ करे। मैंने कहा कि मेरे सुख और दुख में सदैव शरीक, और पैसे से आशा बहु है ये हैं, मतलब पैसा भी कमाती हैं तो चार अन्ना अपने आप से खर्च करना नहीं जानती हैं, सीधा बगैर मुझसे पूछे जो भी पैसा पाती है उसका मालिक मैं ही बन जाता हूँ। तो इसलिए विश्वास है कि इन्होंने अपने दो बेटों को जन्म दिया, एक बेटी को जन्म दिया, और अब एक पोती भी हो गई है उनके बहुरानी को। भैया पोती से ज्यादा वो किसी को नहीं मानती है, ये सच्चाई है। पूरा परिवार में कभी आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा कि जिससे मुझे अपना हाथ उठाना पड़ा। एक चीज और लोगों के दिमाग में रहता है इस टाइम कि बिरहा से पेट न पले, बिरहा से हमारा खर्चा न पूरा हुए, हमका बिरहा के साथे साथे और कुछ धंधा करे बा। बहुत सारे कलाकार हैं जो बिरहा के साथ साथ बहुत सारे व्यवसाय किए हैं, किसी विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे कलाकार हैं जो बिरहा के साथ कोई अपना मतलब जिसको साइड बिजनेस बोला जाता है जी, किए हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमें जानकारी है कि आप सिर्फ बिरहा पर ही आश्रित हैं। मैं जब से इस दुनिया में हला हूं तब से मैं आज तक कोई साइड बिजनेस अभी तक नहीं किया हूं। केवल समाज के आशीर्वाद से, मुरली वाले की कृपा से मैं जिस पर आधारित हूं उसी में मैं सुकून से रोटी और धोती पा रहा हूं। समाज की बहुत बड़ी कृपा है, और कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है जो एक विषय पर आधारित हो जाए और तन मन लगा दे, तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि वो आदमी खाने बिन मरेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि बिरहा से ही आप जो कुछ भी किए हैं, घर मकान जी, शादी विवाह भी, बच्चों का पालन पोषण, सबका आप बिरहा से ही किए। सच्चाई तो यही है कि मेरे पास और कोई बिजनेस था नहीं। सहयोग जो मेरी पत्नी आशा बहू का है उसमें उनका है। बच्चे हमारे अब अपने पैर पर खड़े होने जा रहे हैं, बाकी जो कुछ है बिरहा की देन। मैं मतलब इसको मंच पर भी कहता हूँ कि समाज से कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे जहां तक मेरी सीमाएं थी आप लोगों ने पहुंचाया है, बहुत प्यार दिया है, दे रहे हो, दोगे। तो जो कुछ मेरे पास है सिर्फ बिरहा की देन है। कोई एक ऐसा वाकया बताइए जब आप गुरुजी के साथ कार्यक्रम में रहे हों। जैसे बाहर गुरुजी दिल्ली जी मुंबई, जी, भाई अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हाँ थे, जी जी। तो कभी बाहर गए हो और कुछ ऐसा हुआ हो जो हंसी का कारण बना हो। अब हंसी के कारण तो यही है भैया, एक बार हम भी दिल्ली थे, ये भी दिल्ली थे। अब वो स्टूडियो वाले बोले कि इतना बजे आपके गुरुजी का कार्यक्रम है। रिकॉर्डिंग होना था। जी जी जी। तो सितारा होटल में फला नंबर कमरा है, मैं वहां भी गया, वहां न मुलाकात हुई। मैं फिर आया स्टूडियो के पास, मैक्स कंपनी। जी। तो वहां तो बोले अरे भैया ऐसा कैसा हो गया। तो हमने कहा ऐसा कैसा हो गया भैया, मैं वहां से आ रहा हूँ, आप जो नंबर बताए। बोले गुरुजी आपके टीके हैं। मैं वहां गया, वहां भी मुलाकात नहीं हुई, कोई भी पार्टी के मिलता। तो मतलब वहां से आए जब तो बोला है ऐसा कैसा हो सकता है। तो जब हमने आया वहां से, कहा यार तुम इसका मतलब हम हंसने के लिए ऐसा दौड़ा रहे हो क्या तुम। बोले नहीं भैया हंसने के लिए नहीं दौड़ा रहा हूँ, ये सच्चाई है, जरा आप पूछ लीजिएगा। जब हम गुरु जी से बोले, कहे नहीं यार कोई मेरा कार्यक्रम नहीं है। हमने कहा क्यों यार झूठा दौड़ा रहे हो, तुम मुझे सही बताओ। तो ऐसे ऐसे एक आध बार वहां ऐसे मुलाकात होनी थी, फिर भी नहीं हो पाई। फिर हम वापस आ गए, वो फिर आए प्रतापगढ़, तो वहां मुलाकात हुई। बोले आप दिल्ली गए थे, हम कहे जी सर गए थे गुरु जी। बोले उसने बोला कि कहा कि गुरु जी का आपके कार्यक्रम है। कहे नहीं ऐसा नहीं था, नहीं हम बताते। तो ऐसा बस वही बोले बात। तो फिर भाई देशाटन हम करते थे, तो देशाटन अपने अलग अलग समय पर, जैसे वो बम्बई गए हैं तो हम कहीं कभी दिल्ली चले गए थे। तो मैं 6-7 बार दिल्ली गाने गया, तो 5-6 बार चंडीगढ़ गया, तो एक बार बम्बई गया। तो भाई उनके साथ तो सदैव
मैंने तो कहा भाई, कभी भी गुरुजी से आमने सामने मंच नहीं हुआ और गुरुजी के सामने मैं प्रोग्राम कभी देने के लिए उत्सुक नहीं हुआ, जबकि वो उत्सुकता दिखाए भी है कहीं कहीं, नहीं बेटा गाओ, जी जी। गाना चाहिए तुमको, गाओ, मैं बैठा हूँ गाओ, तब मैं गाया हूँ मतलब। और उसके बाद फिर ऐसा बहुत कुछ उनके साथ बीते हैं कि अब उसको कहने से